ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में आप लोग समझे थे रिफरेंस। रिफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, जिससे आप सूडो फोर्स वगैरह यूज किए थे। तो वर्क डन जो है करता तो फोर्स ही है। वर्क डन कौन करता है? फोर्स। समझ पा रहे हैं? एक बात बताओ, फोर्स जो है ये रिफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? क्या फोर्स की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? सोचो। मान लो कोई ग्रेविटेशन फोर्स है, कोई एक ऑब्जर्वर किसी मास के लिए ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन निकाला, तो कोई और ऑब्जर्वर कहीं और बैठा हो, क्या वो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कुछ और निकालेगा या 20 न्यूटन ही रहेगा? हमेशा हमेशा 20 ही रहेगा। समझ पा रहे ना? तो ग्रेविट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन और वैल्यू वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इतनी बातें क्लियर है? तो बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है, हमारा जो फोर्स है, फोर्स ये डिपेंड करता है या नहीं करता है? मुझे ये बताओ। फोर्स की वैल्यू, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की कैलकुलेशन क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता? ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक मास है, ठीक है, एम मास है। अब एक ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ये मान लो चल रहा है, इसकी स्पीड भी दे दो, एक्सेलरेशन ये दे दो, और एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा हुआ है। क्या दोनों सेम ग्रेविटेशन फोर्स का कैलकुलेशन करेगा या अलग करेगा? सेम ही करेगा ना। डायरेक्शन भी सेम ही ना बताएगा। यानी फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हम पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे हैं वर्क, और वर्क के अंदर दो चीजें हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरी क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? अब बताओ, दोनों ऑब्जर्वर सेम डिस्प्लेसमेंट बताएगा या अलग बताएगा? अलग बताएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो वर्क डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये भाई साहब से कभी भी वर्क पूछोगे तो जीरो ही बताएगा, क्योंकि उसको डिस्प्लेसमेंट करता हुआ ही नहीं दिखेगा। गाड़ी के अंदर आप बैठ जाओ तो आपको गाड़ी कभी डिस्प्लेसमेंट करेगा जी, चाहे रुका हो या चल रहा हो। और जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तब तक वर्क क्या बोलेगा? वो जीरो। यानी कि वर्क भी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बातें समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके या रिमार्क करके ये लिख लीजिए। नोट करके, ये बैलून तो आप लोग को सारा हवाई, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आप नोट करके लिख लिए ना? नहीं लिखे? ठीक है, मैं लिखा देता हूं, लिख लो। लिखिए, वर्क डन बाय फोर्स, work done by force depend on, work done by force depend on frame of reference, frame of reference, ठीक है। ओके, चलिए यही, इसको एग्जांपल से, दो तीन एग्जांपल से अभी समझेंगे डायग्राम की मदद से। देखो, इवन दो जीरो ही नहीं, ऑब्जर्वर बदलेगा तो जो पॉजिटिव वर्क है वही निगेटिव भी हो सकता है।
सेम फोर्स सेम वर्क, पर अगर एक ऑब्जर्वर उसको पॉजिटिव वर्क बोलेगा, दूसरा जीरो बोलेगा, तीसरा निगेटिव भी बोल सकता है। देखो अभी ना हम लोग 2-3 एग्जांपल लेते हैं, इससे और भी चीजें आपका क्लियर होगा। आइए देखिए, मान लो ऐसा ले लेते हैं, ओके ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक ट्रक है, ये आगे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से। आपने क्या किया है, एक मास को, एक स्मॉल एम मास को एक स्ट्रिंग से ट्रक के पीछे बंधा हुआ है, ठीक है। ये ट्रक आराम से आगे जा रहा है, ठीक है। अब अपने पास दो ऑब्जर्वर है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है ऑब्जर्वर ए जो कि ग्राउंड फ्रेम में है, और दूसरा ऑब्जर्वर मान लो इसकी ड्राइवर ही ले लो या इसके ऊपर बैठा दो, ऑब्जर्वर बी, है ना। अब ए और बी के लिए एफबीटी बनाना इस एम का, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए की सारी बातें यहां करेंगे और ऑब्जर्वर बी की सारी बातें हम लोग यहां करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस एम के लिए ऑब्जर्वर ए कैलकुलेशन करेगा तो ऑब्जर्वर ए कैसा कैलकुलेशन करेगा, ये कोई एम है, इसमें इधर एक टेंशन लग रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा मैं ना निकालना क्या चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन, मैं इस पे कंसंट्रेट होना चाहता हूं। तो चूंकि मुझे टेंशन देखना है इसलिए एन और एमजी के चक्कर में नहीं जा रहा है। और ए के लिए ना ये डिस्प्लेस करता हुआ भी दिखेगा, इस डायरेक्शन में इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, है ना। तो अगर ऑब्जर्वर ए से पूछोगे तो ऑब्जर्वर ए बहुत ही आराम से बताएगा आपका कि वर्क डन बाय टेंशन ये नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। पर देखिए ऑब्जर्वर बी जो है ये भी इस एम को तो ऐसा ही करेगा कि इधर एक टेंशन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ये अपना क्या लगा देगा, एक सूडो फोर्स, समझ पा रहे हैं ना। लो याद आया कुछ, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब भी रहेगा तो वो क्या लगाएगा, सूडो फोर्स। किधर लगाएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इधर एक एक्सेलरेशन लगाएगा एफ ए या मतलब एम ए, जो भी है सूडो फोर्स में लिख दे रहा हूं एफ सूडो। और इसके लिए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऑब्जर्वर बी बोलेगा कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहां से आप देखो वही टेंशन का वर्क डन है, दोनों ऑब्जर्वर का आंसर बदल गया। अच्छा ऐसा नहीं कि जीरो नॉन जीरो ही होगा, जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, वहां पर तो पॉजिटिव नेगेटिव सब चालू हो जाएगा। देखो जरा, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ आराम से एम, ठीक है, ये बेचारा रेस्ट में है, ठीक है। अब मैं ना अलग अलग ऑब्जर्वर बना रहा हूं अलग अलग कंडीशन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप अपना आंसर दीजिएगा। मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, इसका नाम ए रखते हैं, लिफ्ट रेस्ट में है, ठीक है। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, हम निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इसके लिए अगर ए कैलकुलेशन करेगा, अगर ए से पूछेगा तो ये आंसर क्या बताएगा बताओ। हेलो, ए क्या बताएगा ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन, इसके लिए जीरो। कोई दिक्कत है, अरे रेस्ट में है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है पर ये जीरो है ना। अच्छा फिर से देखो, यही ऑब्जर्वर को लेकर आते हैं। अगर यही ऑब्जर्वर जो है, इसका नाम अभी बी रख दे रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मूविंग हो जाए किसी भी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी नॉन इनर्शियल है आया नहीं, ये कांस्टेंट ही है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इससे अगर पूछोगे कि वर्क डन बताओ ग्रेविटेशन फोर्स का, तो ये क्या बताएगा, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो बताएगा।
पॉजिटिव बताएगा या निगेटिव बताएगा? सोचो। देखो, अगर कोई चीज रखा हुआ है, बहुत ध्यान समझो, और आप ऊपर जा रहे हो, आपको ये लगेगा क्या हम ऊपर जा रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगेगा वो चीज किधर जा रहा है? नीचे। तो ये ऑब्जर्वर बी एम को क्या देखेगा? नीचे जा रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स भी किधर लग रहा है? नीचे। तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? ए भाई, एक बार ये खराब बंद होता है, एक बार वो बंद होता है। वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव बोलो ना, फिर बोल रहा है निगेटिव। अरे भाई, वर्क डन बी के लिए ध्यान समझो, नीचे लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, और नीचे ही है इसका डिस्प्लेसमेंट भी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ पा रहे ना? तो ये बताएगा वर्क डन है पॉजिटिव, और वैल्यू भी निकालेगा, जबकि सिस्टम तो वही है। अब अगर मान लो एक और ऑब्जर्वर हम लेकर आ जाएं, एक और ऑब्जर्वर हम लेकर आ जाएं, एक और ऑब्जर्वर ले लो। ऐसा हम बहुत सारा केस आप बना सकते हैं। मान लो ये नीचे जा रहा है, अभी नॉन इनर्शियल वाला कंसेप्ट ही नहीं लाए, एक्सेलरेशन नहीं ला रहे, हम वेलोसिटी कांस्टेंट ही रख रहे हैं। लेकिन अब ये अगर ऑब्जर्वर इसको देखे, ये रेस्ट में ये वहीं पे रखा हुआ है, और इससे कोई पूछे कि वर्क डन बता दो ग्रेविटेशन फोर्स का, ठीक है, तो जीरो बताएगा, पॉजिटिव बताएगा, निगेटिव बताएगा। बताओ, वो जब नीचे जा रहा होगा उसको ये नहीं लगेगा हम नीचे जा रहे हैं। बातें समझ पा रहे हैं? उसको क्या लगेगा? एम ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ग्रेविटेशन तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे ही लगता हुआ उसको दिखेगा। तो अभी वर्क डन कैसा लगेगा? निगेटिव। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, सिर्फ वैल्यू ही नहीं, उसका साइन भी डिपेंड करता है। अगर मान लो इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम हो, तो दोनों का वर्क डन का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट इसको दिखेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसको दिखेगा। बस अंतर इतना है कि ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, और ये नीचे है तो इसे लगेगा ये ऊपर कर रहा है। वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो वैल्यू ही नहीं, साइन भी डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये सारा एग्जांपल से एक ही बात कंफर्म करना है कि हमारा वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। क्लियर है ना? चलिए, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखो, ठीक है, आप उधर का लिखो, मैं इधर से प्रिंट आ रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। ओके, फाइंड द वर्क डन इन 2 सेकेंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। तो आपसे बोल रहा है फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड बाय टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आइए आइए इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए, आपको निकालना है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां पर ना डायरेक्ट आपको फोर्स मालूम है, ना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मालूम है। एक फोर्स तो मालूम है, ग्रेविटेशन तो मालूम है जी, है ना, एम जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहला स्टेप क्या निकालना पड़ेगा जी? टेंशन। अच्छा, टेंशन निकाल भी लोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना है ना?
अच्छा, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा पढ़ोगे बोलेगा व्हेन इट रिलीज। रिलीज का मतलब है ऐसा सिस्टम बना के दोनों हाथ से पकड़े हुए रुका हुआ है, अब इसको छोड़ दिया, तो जब छोड़ेगा तो क्या होगा इस सिस्टम में, 3 kg वाला नीचे जाना शुरू करेगा और 2 kg वाला ऊपर जाने लगेगा, पर 3 kg का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 kg का भी उतना ही होगा। बातें समझ पा रहे हैं? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। कौन सा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ये ऊपर नीचे जाना कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है ना जी, जी तो है ही, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, रिलीज करेगा यू जीरो, जब भी हो इस टाइप का कंडीशन ले लेंगे। तो एक्सेलेरेशन मालूम हो, टाइम तो दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो आप फाइंड कर लेंगे, पर क्या यहां पर एक्सेलेरेशन जी ही रहता है, आंसर नहीं, है ना। आप निकालोगे एक्सेलेरेशन, कुछ याद आ रहा है, टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालना तो इस टाइप का क्वेश्चन में कई किए हैं। तो कुल मिलाकर वर्क निकालने से पहले आप जो लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लॉज ऑफ मोशन में ये क्वेश्चन आता था तो क्या निकालना होता था जी, टेंशन और एक्सेलेरेशन, यहां पर उसके बाद क्वेश्चन बनना शुरू होगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से, और जब निकाल दिए टेंशन एक्सेलेरेशन तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व, मल्टीप्लाई करना है। अब याद करो, टेंशन और एक्सेलेरेशन के लिए डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट भी इसका बताया है, एक तो एफबीटी बनाओ निकाल लो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करते समय यह भी ध्यान दें कि आप 1 मिनट तक में कंप्लीट कर ही लो, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं। भूल गए टेंशन का फॉर्मूला, आप सभी जल्दी से फाइंड करके टेंशन और एक्सेलेरेशन बताएंगे। अभी बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, आप सिर्फ पहला स्टेप फाइंड करो। तो पहला स्टेप फाइंड करो, टेंशन और एक्सेलेरेशन, ये तो फाइंड करके बताओ। अब क्या होगा, इस टाइप का 2 4 5 ऐसे धीरे धीरे आगे करते करते फिर आपको ना टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड करना आपके लिए बहुत इजी लगेगा, छोटा लगने लगेगा क्वेश्चन, और जब फर्स्ट टाइम इसको करते हैं तो लगता है कि यही बड़ा क्वेश्चन है, जब वो तो एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। हाँ जी, आया किसी का, एक्सेलेरेशन कितना, टेंशन कितना, एक्सेलेरेशन 2, टेंशन पीछे से कुछ आया, कितना आया जी बोलो, लो बोलो ना, कोई वैल्यू नहीं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारा आ चुका है कितना, 2, सही ना, यही आया पीछे से, और टेंशन आ गया है 24, है ना, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब जब इतनी बात हो गई तो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी, तो यू खत्म हो चुका है, हाफ एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसल, देखो एस भी मिल चुका है 4 मीटर, कहीं कोई दिक्कत, दोनों बॉडी 4 मीटर ही डिस्प्लेस करेगा, हाँ डायरेक्शन अलग होगा, 2 kg वाला ऊपर जाएगा एस इक्वल टू 4, और 3 kg वाला नीचे जाएगा एस इक्वल टू 4। तो बताओ अब क्वेश्चन में कोई जान, अच्छा एक बात देखो, आंसर में कैसे करोगे, टेंशन जो है सिर्फ 2 kg नहीं लग रहा है, दोनों पे लग रहा है ना, तो दो आंसर पता, आंसर तो एक ही होगा, एक में पॉजिटिव होगा एक में निगेटिव होगा। तो जैसे टेंशन के लिए जब हम निकालेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, ऐसा बोल दो, तो 2 kg पे जब टेंशन का निकालेंगे वर्क डन, तो कैसे निकालेंगे,
24 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4। अब बताओ 2 kg पे टेंशन का डायरेक्शन किधर है जी? ऊपर। 3 kg पे किधर है? ऊपर। यहां तो पॉजिटिव वर्क होगा ना, कल पॉजिटिव नेगेटिव पे बहुत सारा काम किए हैं, तो ये हो जाएगा 4 है और ये 24, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 96। ठीक है। अच्छा, जूल। यही देखो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg। इसमें बहुत ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ध्यान से देखिए। 3 kg का टेंशन तो अभी भी 24 ही है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 4 ही है, पर क्या ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? हेलो, ये वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं समझ में आ रहा है। यहां पे टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव? निगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा? -96 जूल। अब बहुत ध्यान देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता नेट वर्क डन बाय टेंशन, ध्यान से देखो, पूछता नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होता है? हेलो, तो आपका आंसर क्या होता? 0। क्या बात समझ पाए? बताओ, ये पहली बार सुने हो या इससे पहले ये यूज किए? बहुत सारा यूज किए वर्चुअल वर्क मेथड बोलकर, और मैंने बोला था कि वर्क पावर एनर्जी में इसको हम दिखाएंगे आपको। याद करो, कुछ याद आया? एक टॉपिक ही था वर्चुअल वर्क मेथड, सिखाए थे ना? या इसी टाइप के क्वेश्चन में वहां पे यूज करवाए थे। कैसा यूज करवाए थे याद करो, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, शायद आपको याद आए। कुछ ऐसा करते थे, समेशन ऑफ टी इंटू एक्स इक्वल टू 0। फिर मैं बोला था डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स ही वेलोसिटी बन जाएगा, तो टी इंटू वी 0। फिर बोले थे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन बन जाएगा, तो टी इंटू ए 0। कुछ याद आया? भर भर के उसका यूज किए थे। यहां पर वो चीजें आपको प्रूफ हो गया कि किसी भी सिस्टम में टोटल वर्क डन जो है टेंशन, वो 0 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ग्रेविटेशन का लिख लो जल्दी से खुद से। mg 30, एक क्या हो जाएगा mg? ये 30 इंटू 4 और दूसरा 20 इंटू 4। ग्रेविटेशन में भी ऐसा होगा क्या? नेट 0 होगा क्या? सोचो, कितना कितना? 120 एंड 80, है ना? 120 एंड 80 होगा ना जी। इसका देखो, इसका mg जो लोगे, इसका mg ये कितना हो जाएगा? 20, और डिस्प्लेसमेंट 4, 24 80, और इसका वर्क डन कैसा? पॉजिटिव या निगेटिव? लो, निगेटिव। ग्रेविटेशन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका इसका तो ग्रेविटेशन जो है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये कितना हो जाएगा? 30, और खुद नीचे और ये भी नीचे, तो +120। ये +120 -80। एक बार बता दें पूरी क्लास, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भर भर कर किए हम लोग। अब अगर गलती किए तो सर फोड़ दिया जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी, फाइंड वर्क डन
in 2 seconds. Friction on A, friction on B, net work done by friction on whole system. तीसरा पार्ट तो कुछ नहीं है, ए और बी दोनों निकाल दोगे, जोड़ दोगे तो होल सिस्टम होगा। अच्छा, वर्क जब निकल जाए, मान लो एक सिस्टम है, जैसे ये एक सिस्टम है जिसमें दो पार्ट है, 5 केजी और 10 केजी, दोनों का अलग अलग अगर निकाल लिए, ए और बी का मतलब एक को ए बोल दो 5 केजी, एक को बोल दो 10 केजी, किसी को भी बोल दीजिए, ठीक है। इसको मान लो ए बोल देते हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, किसी को भी 5 केजी 10 केजी। मुझे बताओ, मान लो किसी सिस्टम में अलग अलग आप वर्क निकाल दिए, पूरे सिस्टम का निकालना है, सबको जोड़ दोगे, कैसे जोड़ोगे? फिजिक्स में जोड़ने का दो तरीका होता है, एक वेक्टर के तरीके से, एक स्केलर के तरीके से। ये कैसे जुड़ेगा? अरे भाई, कल लिखे थे ना, वर्क क्या है? स्केलर है, तो आंख बंद करके जोड़ेंगे, जैसे अभी जोड़े थे हम लोग, है ना, प्लस माइनस जैसा रहेगा वैसा जोड़ देंगे, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना। अभी तो बस आपको ए और बी पे फ्रिक्शन का वर्क निकालना है 2 सेकेंड में। फिर से वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों चीजें आपको निकालना पड़ेगा। वर्क निकालना तो सेकेंडरी मैटर है, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें निकालोगे, उसके बाद तो तब ये चैप्टर चालू हुआ, और चैप्टर में कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अभी इस क्वेश्चन में ये 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, ये तो कोई अप्लाइड फोर्स है। आपको निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, तो ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और फिर एक्सेलरेशन निकालते थे, और एक बार एक्सेलरेशन निकाल लिए तो एस इक्वल टू यूटी में यू जीरो ले लोगे, स्टार्ट हुआ है ऐसा मान के चलोगे, तो हाफ एटी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे क्या निकाल के बताओगे? मुझे बताओगे एक्सेलरेशन कितना है और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दो चीजें निकालेंगे। जब ये दोनों निकाल जाएगा तब मैं मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और ये भी जरा बता देना कि फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक्स है या काइनेटिक। कुछ याद आ रहा है? 2 ब्लॉक सिस्टम कैसे करते थे? पहले कुछ एज्यूम करते थे, है ना, क्या एज्यूम करते थे? पूरा सिस्टम एक है, फिर हम लोग मानते थे साथ में चल रहा है, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, फिर चेक करते थे जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है वो उतनी एक्सेलरेशन से चल सकता है या नहीं, वहां पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, फिर हम लोग डिसीजन लेते थे हमारा एजम्पशन सही है या गलत है। ये सारी स्टेप याद करो, अगर भूल गए तो 2 मिनट 1 मिनट समय ले लीजिए, बहुत पहले की तो बात है नहीं, 10-12 पेज पीछे होगा आपका, जल्दी से पलटी मारिए, आपको दिखेगा ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा बना हुआ। पर अगर ये क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझो जस्ट एक चैप्टर पीछे की चीजें नहीं कर पा रहे, एक चैप्टर भी नहीं, लॉज ऑफ मोशन का सबसे लास्ट टॉपिक किए हैं फ्रिक्शन तो हम लोग। ओके, आया एक्सेलरेशन आ गया ना, कितना एक्सेलरेशन आ गया? 1 ना, ठीक है, 15/15 1, मतलब आपका एजम्पशन सही है, 1 तो आएगा तभी जब दोनों साथ में चलेगा। देखो पहला स्टेप तो यही था कि पूरे को सिंगल सिस्टम मानकर एक्सेलरेशन निकालते थे, लेकिन बाद में एजम्पशन चेक भी करते थे, याद करो, अगर दोनों साथ में चल रहा है तब तो ठीक है, एक्सेलरेशन 1। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा?
बोलो 0.4, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना लगेगा जी, 1 से चल रहा है ना, तो F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन, यही आया फ्रिक्शन। ओके, तो एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन आपको पता है, अब तो बस सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई करते रहिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए इस एक्सेलरेशन से। एस इक्वल टू यू टी, यू जीरो मानोगे शुरुआत में रुका हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 2 मीटर। तो भाई साहब आपके पास एस है, आपके पास फोर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है। बताइए बॉडी ए का फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन कितना, सिर्फ फ्रिक्शन पूछा है ना, ये 15 न्यूटन का नहीं पूछा आपको, सिर्फ फ्रिक्शन का पूछा है। कितना हो जाएगा, फोर्स तो 10 न्यूटन, वर्क डन कितना 2, 10 इंटू 2 20, क्या सोच रहे हो 10 इंटू 2। अब बस ये सोचना है आपको डायरेक्शन कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होगा, तो ए पे फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है जी, पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, और जाएगा तो आगे, तो ये कैसा होगा निगेटिव, कहीं पे कोई दिक्कत। अच्छा बी का फ्रिक्शन तो वही 10 ही है, डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही है, साथ में जब चल रहा है आप मान लिए हो तो, पर बताओ फ्रिक्शन बी पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आगे, समझ पा रहे हैं ना, आगे लग रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 पॉजिटिव, दोनों साथ में चला था। ओके, तो ये प्लस हो गया, यानी एक में -20, एक में +20, क्लियर है ना। चलिए, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा जी, 0, नेट हो जाएगा 0, नेट हो जाएगा 0। अच्छा मैंने आपसे जो पूछा था कि भाई साहब फ्रिक्शन कौन सा है, यहां पे बताओ, स्टैटिक्स काइनेटिक, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, दोनों साथ में चला है, कौन सा फ्रिक्शन है जी, स्टैटिक, अलग अलग चलता है तब कौन सा होता है काइनेटिक, समझ पा रहे हैं। फिर से पूछे, स्टैटिक्स भी 2 टाइप का याद आया, सेल्फ एडजस्टिंग और लिमिटिंग, ये कौन सा है, सेल्फ एडजस्टिंग, लिमिटिंग रहता है तो वैल्यू ये होता है ना जी म्यू एन, तब तो होता है 0.4, और इस सरफेस का एन है 50, समझ पा रहे हैं ना, तब तो 20 न्यूटन हो जाता है। बहुत बच्चे 20 लेकर सॉल्व भी कर दिए होंगे महानात्मा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कौन सा फ्रिक्शन है, तो आंसर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में भी कौन सा है, सेल्फ एडजस्टिंग। क्या यहां से कुछ कंक्लूजन मिल रहा है, जैसे टेंशन वाला कंक्लूजन था कि टेंस वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज 0, समझ पा रहे हैं, क्या ऐसी वाली कुछ यहां पे भी नहीं आ रहा है, क्या मेरी बात समझ पाए। चलिए यहां के बाद नोट करके लिखेंगे, यहां पे भी स्टेटमेंट लिखिए, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक्स फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक्स फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम। देखो इंडिविजुअली पे निकालोगे तो आएगा, एक में -20 आया, एक में +20 आया, पर होल सिस्टम दोनों मिलाकर 0 आएगा, ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। स्टैटिक को अंडरलाइन करो, सीधा फ्रिक्शन का 0 नहीं कर देंगे, काइनेटिक का वर्क डन निगेटिव में आएगा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा,
काइनेटिक का निगेटिव आ जाता है, चाहो तो यहीं पे लिख ही लो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख ही लो। देखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, द वर्क डन, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन on whole system is always zero, sorry, is always negative, is always negative, is always negative। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में तो ये फिक्स हो गया ना, बॉडी चलेगा, दोनों बॉडी चलेगा, और दोनों बॉडी जब आगे चलेगा तो दोनों का फ्रिक्शन पीछे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन हमेशा किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका तो निगेटिव आना ही है काइनेटिक में। स्टैटिक्स में जीरो हो जाता है, ठीक है ना। देखिए बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना है, मुझे आप लोगों का चेहरा देखकर लग रहा है इसमें मेरी गलती है क्या, कुछ भी आपकी भी गलती नहीं, बस एक ही गलती, आपने रिवीजन नहीं किया, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कई क्वेश्चन सॉल्व किया। और जब आप ना फ्रिक्शन एग्जैक्ट निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट, तब तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में तो कुछ नहीं है, इस चैप्टर में तो 10x2 यही ना करना है जी, इसके आगे कुछ सीखना है क्या। इससे पहले तो फ्रिक्शन सीखना था, फिर से फ्रिक्शन तो सिखाया नहीं जा सकता। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए प्रैक्टिस, आप लोगों को देखकर मुझे डर लग रहा है इस क्वेश्चन में, सच्ची बता रहा हूं, पता नहीं बहुत सारे बच्चे का फेस देखकर लग रहा है ये क्या सर कर दिए, क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। प्लीज प्लीज सॉल्व करें, प्लीज सॉल्व करें। आइए सेम क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ आपका वैल्यू मैं बदल दे रहा हूं, सिर्फ वैल्यू बदल दे रहा हूं ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए। आप में से बहुत कम ही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, मुझे देखकर लग गया। 5 10 ठीक है, इसको मैं ना 60 कर दे रहा हूं, 60 न्यूटन, बाकी क्वांटिटी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है बस। और इस बार प्लीज आप सभी करें, जो अजीब अजीब चेहरा बनाए थे वो सब भी बच्चे करें, है ना, गलत बने सही बने, गलती करना बुरी बात नहीं है, नहीं सॉल्व करना दुनिया की सबसे बुरी बात है, समझ पा रहे। स्टेप बाय स्टेप आप आंसर देंगे। पहला तो आप फिर से मुझे एक्सेलरेशन का आंसर दे देंगे सॉल्यूशन पार्ट में, और जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा तब आप डिस्प्लेसमेंट का भी आंसर दे दीजिए, एस इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर से। फ्रिक्शन फोर्स का आंसर दे दीजिए और टाइप ऑफ फ्रिक्शन बता दीजिए। इतनी चीजें तो आप कर सकते हैं बिना इस चैप्टर का यूज का। इसके बाद वर्क चैप्टर शुरू होगा, मैं मल्टीप्लाई करके आंसर दे दूंगा। पहले आपको एक्सेलरेशन जैसे अभी निकाले थे, अच्छा अप्रोच मैंने फिर से आपको याद दिला दिया, क्या करते हैं अप्रोच, पहले पूरे सिस्टम को सेम मान लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, जिसको फ्रिक्शन ही लेकर चलेगा, जैसे 10 केजी को आगे कौन ले जाएगा, फ्रिक्शन, तो जितना एक्सेलरेशन आया उतनी एक्सेलरेशन से 10 केजी को चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए, क्या उतनी फ्रिक्शन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो फिर नहीं चलेगा। फिर अगर नहीं चलेगा तो दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर अलग से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अलग फिर से। हाँ जैसे पहले बताइए क्या रहा है जी, दोनों साथ में चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब आप समझ गए साथ में नहीं चलेगा, तो अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पे ही एक्सेलरेशन निकालने, तब हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाएंगे मान लो 5 केजी का। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पर तो मैं म्यू का 2 वैल्यू देता था, अब फ्रिक्शन कौन सा हो गया, काइनेटिक, क्या बात समझ पा रहे हैं ना, साथ चल रहा है तो, सॉरी अलग अलग चल रहा है तो एक दूसरे पे कुछ होगा, पर अभी इस क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया है, तो मान लेते यही काइनेटिक का भी। तो आ जाइए इसमें देखो, मान लो ए, तो ए के लिए आगे कितना 60 न्यूटन और पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू एन,
यानी कि 0.4 इंटू 50, क्या बात है, समझ पा रहे हैं ना। ये हो गया 20। अब बताओ ये बॉडी तो आगे की ओर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 60 माइनस 20 बाय मास है 5 kg, तो यहां से निकलेगा उसका। अच्छा, जैसे ए का निकाले ऐसा ही बी का भी निकालोगे। चलो जल्दी जल्दी, ये सारी बातें किए हुए हम लोग। 10 kg का एक्सेलरेशन 2 4 10 kg, देखो जी जरा, ये अपना 10 kg, बताओ जी 10 kg पे लगने वाला फोर्स, एक फ्रिक्शन, कौन सी डायरेक्शन, आगे, कौन सी डायरेक्शन, आगे, कितना फ्रिक्शन, क्या एक्शन रिएक्शन, पक्का ना। अच्छा नहीं, देखो इसका अच्छा नीचे के बारे में नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको, स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फ्रिक्शन तो वहीं लगेगा, जब फ्रिक्शन यहीं लगेगा तो सरफेस तो यही है 4 और एन भी यही रह जाएगा ना 20, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक्सेलरेशन इसमें तो एक ही फोर्स यही ना मानोगे, और कौन सा फोर्स है क्या कोई फोर्स, नहीं ना। तो एक्सेलरेशन क्या करोगे, एफ बाय एम। लो कहीं पे दिक्कत हो रहा है जी, बोलिए। रुको आराम से, इस क्वेश्चन को 10 मिनट और समय देंगे, कोई घाई नहीं है, सीख कर ही आगे बढ़ना है। जिसको जहां पे दिक्कत हो रहा है प्लीज पूछो। एक्सेलरेशन आप निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, एक बार मुझे बता दीजिए। 2 kg, सॉरी 5 kg और 10 kg, ये है 5 kg का और ये है 10 kg का। यहां तक पूरी प्रोसेस कि दोनों साथ में क्यों नहीं चलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में चला था, और जब साथ में नहीं चला तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाले। क्या यहां तक पूरी क्लास समझ पा रहे हैं, यहां तक में किसी की दिक्कत तो नहीं है। ये 1 महीना पहले सीखे थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पे प्रैक्टिस किए थे। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, जब एक्सेलरेशन मिल गया, अब समझ में आ गया दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, इसी तरीके से दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, और दोनों का फ्रिक्शन तो आप निकाल ही चुके हो। बॉडी ए पे लगने वाला फ्रिक्शन 20 न्यूटन पीछे की तरफ, बॉडी बी पे लगने वाला फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन पर आगे की तरफ। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन सेम नहीं है। पर ऐसा नहीं कि एक बॉडी आगे जाएगा दूसरा बॉडी पीछे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही होगा। अभी ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। क्या आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएंगे, सॉरी डायरेक्शन बोल रहा हूं, वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना 16 और बी का 4। हाँ, अब बस मल्टीप्लाई तो करना रह गया, तो एक हो जाएगा, बी का 4 था और देखो फोर्स की वैल्यू 20 है तो 80 हो गया, और दोनों के आगे की तरफ है तो दोनों पॉजिटिव, इसका 80 पॉजिटिव में और इसका निगेटिव में क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है। और नेट निकाल कर देखो क्या निगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। बी पे तो दोनों आगे की तरफ 80 हो गया, इसमें देखो -320 आ रहा है और नेट आ रहा है -240, तो नेट वर्क डन निगेटिव आ गया है, नेट वर्क डन निगेटिव आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और अभी कांस्टेंट फोर्स पे थोड़ा रहते हैं, थोड़ा और कांस्टेंट फोर्स पे करते हैं काम, फिर हम लोग वेरिएबल फोर्स पे मूव करेंगे। तो देखिए कांस्टेंट फोर्स का ना एक रियल एग्जांपल सबसे अच्छा है ग्रेविटेशन फोर्स।
क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो टाइम के साथ बदलता नहीं है। mg मास बॉडी का फिक्स है और g भी फिक्स ही है। हालांकि g चेंज होता है, आप जानते हो, पोजीशन के साथ, पर जनरली हम मानते हैं g सेम ही है, तो हमारा ग्रेविटेशन एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रेविटेशन के साथ वर्क डन का। ठीक है, फ्रिक्शन के साथ आप कर लिए। काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक कांस्टेंट फोर्स है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, याद आ रहा है ना। चलिए हेडिंग बनाइए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब mg, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि mg। ठीक है, mg के साथ थोड़ा काम करते हैं हम लोग, फिर हम लोग वेरिएबल फोर्स में चलेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए जो वर्क है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसमें जो है ये भाई साहब ये है डिस्प्लेसमेंट किस चीज का, हेलो, बॉडी का या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। आपको लिखना नहीं, आपको तो पहले से लिखा हुआ, मैं बस आपको समझा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इससे फायदा क्या है, बहुत ध्यान समझिए। हम ना सिर्फ उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ना कि पूरे बॉडी का। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक, ये एक मास है। अब मुझे ग्रेविटेशन का डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, या ग्रेविटेशन का, ये मान लो मास है, ये बॉडी यहां से चला और बाद में यहां पे आके गिर गया, ऐसा मूव किया ये बॉडी। ठीक है, मुझसे बोला गया कि मुझे ना वर्क डन निकालो, किसका, ग्रेविटेशन का। मुझे ये हाइट मालूम है, मान लो ये हाइट मालूम है h, और ये भी मालूम है इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्चुअल तो डिस्प्लेसमेंट यहां है, यहां से यहां तक चला, मान लो डिस्प्लेसमेंट ये s है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए, आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है mg, आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg, वो तो यहां से लग रहा होगा ये mg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो पॉइंट है यही है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शुरुआत में यहां पे था और बाद में यहां पहुंच के अभी भी mg लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप बताओ, ये पूरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखोगे या इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे? इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कौन है, s है या h है? h है। ये समझ पा रहे हैं? कैसे समझे, देखो, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच स्ट्रेट लाइन, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, दूसरे तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि हम ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी सोच सकते हैं। ग्रेविटेशन नीचे लगता है तो हम क्या देखेंगे, नीचे की तरफ। अब हम ऐसा नहीं देखेंगे, क्लियर है ना। अगर मान लो फ्रिक्शन का चेक करना होता, फ्रिक्शन इधर लगता है तो हम एस लेते, कहीं पे कोई दिक्कत। तो ये याद रखेंगे कि अगर इसको दूसरे तरीके से समझना है तो हम सिर्फ ये देखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट हटा दो, अगर कॉस थीटा वगैरह हटा दीजिए, हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स जिस लाइन में है उसी लाइन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इसको और सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कौन से लाइन में होता है, वर्टिकल लाइन में, तो हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस लाइन में देखेंगे, सिर्फ वर्टिकल लाइन में। बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स देखना होता, मान लो बॉडी नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होता जी, ऐसा लग रहा होता ना फ्रिक्शन,
तो फ्रिक्शन के लिए जब वर्क डन निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन लेंगे? एस। तब कौन सा लेंगे? एस, क्योंकि फ्रिक्शन का लाइन ये है ना, तो फ्रिक्शन के लाइन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अभी बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, चीजें क्लियर होगा। तो एक बार फिर से बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे? जिस लाइन में फोर्स हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जिस लाइन में फोर्स हो। क्लियर है ना? तो बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे अगर लिखना हो, इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा mg, ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे? h, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो कैसा वर्क? पॉजिटिव। पर बहुत ध्यान देखिए, मैं अगर यहां लिखूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मान लो एफ आर जो भी वैल्यू होगा, मैं अभी नहीं ले रहा हूं, इंटू एस और माइनस साइन के साथ। क्या आपको समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट एस लेना पड़ा, क्योंकि फ्रिक्शन का लाइन ये था, इसका लाइन ये था। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे 4-5 एग्जाम्पल के साथ। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, पॉइंट क्लियर का मतलब क्या है ना, ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आ रहा है या पहले से पता नहीं था। बस तैयारी का मतलब उसको अपनी हैबिट में डालना, आपको वो हैबिट आ जाए, ताकि जब भी क्वेश्चन हो तो आप वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाए, आप उस पैटर्न को वर्क कर पाए। बस यही काम है आपका। चीजें तो आप सीखे हुए हैं ना, 11-12 पढ़कर आए हैं, कई बच्चे ऑलरेडी दूसरी बार ड्रॉप लिए होंगे, तो आपको सारी चीजें पता है, कुछ भी नया जानकारी नहीं मिलेगा आपको। और फिजिक्स में इंफॉर्मेशन ना के बराबर है। फिजिक्स में कोई बहुत सारा लॉ, बहुत सारा चीजें थोड़े, बहुत छोटा सिलेबस होता है फिजिक्स का। इसमें ना पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न। किसी चैप्टर में जाओगे तो चीजें तो 4-5 मिलेगा। अभी तक समझो ना, 3 महीने फिजिक्स पढ़ लिए, 4 महीना सीखे क्या? एक्सेलेरेशन फोर्स, बस यही सब सीखे, 2-4 चीजें। लेकिन इसमें अलग अलग पैटर्न है, एक फोर्स है उसी में कितना पैटर्न है। हो गया ना? आइए करें आगे। चलिए अब ना 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आपको ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन बताना है। वैल्यू ग्रेविटेशन का mg ले लेना, आप ग्रेविटेशन का आप mg ले लोगे। आइए आइए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं, बातें नहीं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक m मास है, इस पाथ से ये कुछ पता नहीं कहां जाना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है, ऐसा किया। कैसा कैसा गया देखिए, ये ऐसा रोलर कोस्टर की तरह घूमे जा रहा है, ठीक है ना? तो m मास है। अब आपसे पूछा है ना कि ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन बताइए। क्लियर है? तो हमारा रूल फिक्स है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो mg है, m मास है तो mg फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस, नहीं तो माइनस, ये तो बातें देख लेंगे। तो बहुत ध्यान देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल फाइनल किधर देखना है? वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है ना?
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये लाइन ड्रॉ कर लो, सबसे आसान। दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों जगह एक एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों के बीच का देख लो डिस्प्लेसमेंट। क्या यही है डिस्प्लेसमेंट? कितना है डिस्प्लेसमेंट? 3 मीटर। समझ पा रहे हैं ना? कितना हो गया? 3 मीटर। अच्छा, डायरेक्शन सेम, mg जब भी लगेगा नीचे की तरफ लगेगा mg, तो mg और डिस्प्लेसमेंट सेम, तो हो जाएगा +3 mg, यही हो जाएगा इसका आंसर। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 3 और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब अगर दूसरे किसी तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रास्ता बहुत, मतलब डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट का अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। चलिए इसे नोट करें। अब इसे नोट करें, दूसरी क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। आ जाइए, मान लो ये क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है, उस पेंडुलम को उसकी बॉब जो है एम मास का वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे ले गया और छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो ये बॉडी ऐसा जाएगा। समझ पा रहे हैं? इनिशियल ये था, फाइनल ये है, और आगे जा रहा हो, पर मुझे पूछा बस इतनी दूर का है इनिशियल और फाइनल का, बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स बताओ। इस बार आप ट्राई करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ऑलवेज mg, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज mg। बस आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करोगे? ये इस समय डिस्प्लेसमेंट समझ पा रहे हैं ना? तरीका क्या सिखाए थे? इनिशियल और फाइनल दोनों जगह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, फिर खुद उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा। इनिशियल और फाइनल के बीच 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इतना समय का क्वेश्चन नहीं है जी। आइए बताइए, पहला स्टेप क्या सीखे थे? इनिशियल और फाइनल दोनों जगह क्या ड्रॉ कर देंगे? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? यही है ना डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक, यही है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये वैल्यू कितना है कैसे निकालेंगे? तो निकल जाएगा, यहां से यहां तक पूरा क्या है? L। अब बस इतना निकल जाए किसी तरीके से तो अपना सॉल्व हो जाएगा। आ जाइए, यहां से यहां तक पूरा है L, ये तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये चाहिए, तो मुझे किसी तरीके से ये निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं L cos थीटा? नहीं निकाल सकते हैं। अरे L का थीटा एंगल पे L cos थीटा। और नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, यहां पर cos थीटा लगाइए। cos थीटा क्या होगा जी? बेस, बेस इसका यही रहेगा, जो भी इसको x मानना है तो x मान लो, x बाय हाइपोटेनस L है, तो देखो x का वैल्यू आ गया ना L cos थीटा। अदरवाइज आप सीधा सोच सकते हैं L का थीटा पे L cos थीटा। इसी तरीके से अगर कभी जरूरत पड़े, क्या मुझे आप बता पाएंगे यहां से यहां का दूरी क्या होगा? लो, क्या ये लेंथ बता पाओगे? भाई ध्यान दो, बताओ ये लेंथ क्या आप बता पाएंगे? यहां से यहां की दूरी, ये जब L cos तो ये क्या होगा? L sin, जो ये होगा वही ना ये होगा। समझ पा रहे हैं? ये होगा L sin थीटा। फिर भी अगर ट्रिग्नोमेट्री से निकालना है तो इसी में sin थीटा निकालो, देखो ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर हो जाएगा
वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू mg मास इनटू डिस्प्लेसमेंट पूरा L है, उसमें L cos थीटा हटा दो, मुझे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो L माइनस L cos थीटा, यानी कि mg L दोनों में कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। क्या ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बोलो ना पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? नीचे की तरफ ही हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, तो जल्दी करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं। थोड़ा आप जल्दी से उसे कंप्लीट करो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से हुआ, इसे मिटाऊ ना। आ जाइए। देखिए ये भी बहुत फेमस पैटर्न है क्वेश्चन का। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट m मास, ये हाइट h, यहां से चला, अच्छा यहां से सर्कुलर ट्रैक है, ये कुछ सेंटर दे देगा और इसकी कुछ अपनी एक रेडियस दिया हुआ है, ठीक है r, ठीक है। और मान लो फाइनल ऑब्जेक्ट जो है, ये फाइनल ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। और इसकी अपनी जो रेडियस है ये आर रेडियस है, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा कोई ट्रैक है, ये पूरा एक ट्रैक है, ये पूरा एक ट्रैक है ना। यहां के बाद सर्कुलर ट्रैक बन गया, ये मास को यहां से छोड़े, बाद में ना वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वाला करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ वर्क डन निकालना सीखो। यहां से m मास को छोड़ा, ये m मास यहां से चला यहां पहुंच गया, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। अभी क्यों पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या होगा, वो सारी बातें अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ मुझे वर्क डन सीखना है। यहां से छोड़ने पे यहां जब पहुंचेगा तो मुझे वर्क डन बता देना है ग्रेविटेशन फोर्स का, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। क्या करेंगे जी, दोनों जगह लाइन खींचो और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। समझ पा रहे हैं ना? पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से, फिर मैं ही सॉल्व करता हूं, आपको बस समझना है अच्छे से। बस माइंड में ना ये पैटर्न दिमाग में इतना चाहिए कि इस तरीके से अप्रोच लिया करेंगे। आइए लिख लिए ना, आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ध्यान देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए। देखो तरीका यही है ना, ये इनिशियल है तो एक इनिशियल लाइन खींचा, और ये फाइनल है तो एक फाइनल लाइन खींच दिया मैं, ये कहां से आ गया, एक फाइनल लाइन में खींच दिया, यानी यही हमारा क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यही तो मुझे फाइंड करना है।
यानी ये हाइट फाइंड करना है। ओके, मुझे ना यहां से यहां तक पूरा हाइट h मालूम है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये हाइट चाहिए। एक बात मुझे बताओ, ये अगर सर्कुलर मानते हैं, ये क्या मानते हैं, सर्कुलर, तो यहां तक तो रेडियस r रहेगा, बस यही हाइट तो मुझे चाहिए। ये हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये r है ना, यहां तो r होगा, ये समय मिटा रहा हूं, ये r होगा, तो ये तो हो जाएगा r cos, और ये वाला हाइट क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, r sin थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, इस r का दो कंपोनेंट, क्लियर है ना। तो ये एक बात समझ पाए आप, यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, देखो सेंटर तक तो r जाएगा ना, ये हो जाएगा r प्लस r साइन थीटा, क्लियर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, h पूरा हाइट माइनस h माइनस r प्लस r साइन थीटा, यानी कि h माइनस r कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया, दिक्कत नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन mg, अब पूरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रख दो, h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, दोनों नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव वर्क ही होगा। हाँ फिर से बोलिए, क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ध्यान दें जिनको दिक्कत है, पहला स्टेप हम लोग क्या बोले कि जब भी ग्रेविटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मुझे तो वर्टिकल लाइन पर खोजना है ना, तो इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक क्या ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों बीच का जो गैप होगा वही क्या होगा हमारा, इतनी बातें क्लियर है ना। अब ये यहां से यहां तक का हाइट तो मालूम है क्या, h। अब मुझे किसी तरीके से ये हाइट पता करना है, उसमें वो माइनस कर दें, ये हाइट कैसे पता की है, यहां से ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां से यहां तक तो रेडियस होगा r सेंटर तक, अब बस यही हाइट तो पता करना है। तो ये r है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, r साइन थीटा, ये होगा ना r cos थीटा। नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूं, अब जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से नोट करें, जिनको दिक्कत मैं फिर समझा दे। चलिए देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, ये मान लो एक सर्कल है, ये मान लो कोई पॉइंट है ना, मुझे ना यहां से इस पॉइंट की हाइट पता करना है, ठीक है। तो मुझे मालूम है ये अगर सेंटर है तो ये इतनी दूर तो r है ही, है ना। अब मुझे ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, तो अगर ये r है, ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये हाइट क्या होगा, इस r का दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक तोड़ोगे r cos और दूसरा तोड़ोगे r साइन, तो ये हाइट वाला कौन सा आएगा, साइन वाला ही ना, समझ पा रहे हैं। और नहीं दूसरा तरीका है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, मैंने अभी तो दोनों तरीके समझाया था। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देते हैं,
देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम फिर से वही सिंपल पेंडुलम, एल लेंथ, बॉब की मास एम, है ना, सामने से कोई इस पे फोर्स लगा, एक कांस्टेंट फोर्स एफ नोट, इस फोर्स के कारण ना ये सब फोर्स लगा, ये यहां से यहां चला गया, दिख रहा है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन किसी थीटा एंगल पे। तो आपसे दोनों का वर्क डन पूछा है, कांस्टेंट फोर्स का भी और ग्रेविटेशन का भी, है ना। बोल रहा है वर्क डन फाइंड कीजिए ऑफ ग्रेविटेशन, और दूसरा मुझे फाइंड करना है वर्क डन बाय एफ नोट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना। देखो कोई भी वर्क डन निकालो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशन फोर्स में फोर्स का वैल्यू क्या ले लेंगे, mg। अब आपको लिखना क्या है, बस डिस्प्लेसमेंट ही निकालना तो है, और प्लस माइनस साइन एक बार देख लेना है। इसी तरीके से एफ नोट में तो वैल्यू दिया हुआ ही है एफ नोट, तो फोर्स का वैल्यू तो एफ नोट पता ही, आपको बस निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट कैसा देखेंगे, लाइन ऑफ फोर्स पे। हेलो, डिस्प्लेसमेंट किधर देखेंगे, लाइन ऑफ फोर्स पे। तो जब mg निकालना है mg का, तो mg का लाइन ऑफ फोर्स समझ रहा है ना, वर्टिकल, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा, देखो इनिशियल ये लाइन है, फाइनल लाइन ये है, तो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों में लेंगे क्या, नहीं, सिर्फ किस में लेंगे, ग्रेविटेशन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, एफ नोट के लिए जब हमको निकालना होगा तब बताओ कौन सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, ये वाला लो। क्या बात समझ पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही वाला ना। चलिए कैसे निकालेंगे जी, फिर से क्या करो, इस एल का कितना कंपोनेंट तोड़ोगे, दो, एक ये बन जाएगा यहां से यहां तक, भाई ये एल का दो कंपोनेंट, थीटा पे क्या बनेगा, एल कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं। और दूसरा वर्टिकल जो यहां बनाओगे वही नहीं यहां दोगे, ये क्या बन जाएगा एल। तो एफ नोट का डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ समझ में आ गया, क्या है, एल साइन थीटा, क्लियर है ना। अच्छा ये पूरा एल है, तो ये क्या बचा, ये एल माइनस एल कॉस थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ, यहां से यहां तक एल, ये एल कॉस थीटा, तो बचा क्या, एल माइनस एल कॉस थीटा। एल आप कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है ना जी। तो बताइए mg में mg इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एल माइनस एल सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस या माइनस जरा बोलो, पॉजिटिव ही ना, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है ऊपर हुआ है जी, ऊपर हुआ है, तो माइनस देना पड़ेगा। हेलो, कुछ समझ पाए, नीचे से ऊपर ना गया। ओके, एफ नोट में बताओ क्या लिखोगे, एफ नोट इंटू एल साइन थीटा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, आगे एक तरफ फोर्स, बॉडी भी आगे एक तरफ। तो ये पॉइंट क्या आपके लिए क्लियर हुआ कि जिस लाइन पर फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट भी हम उसी लाइन पर खोजेंगे। किसी एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही खोजेंगे। तब क्या होगा ना, आपको कॉस थीटा वाला झमेला खत्म हो जाएगा। कॉस थीटा जो निकालना रहता था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो फिर आपको दिक्कत नहीं देगा। बताइए सारी एग्जांपल क्लियर है ना। चलिए तो अगली क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो भी है।